तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया? आप लोग आ गए? सब लोग बुक साथ में ले लिए हैं? एनसीईआरटी बुक और कॉपी कलम आप लोग अपने अपने साथ में रखिए, ताकि हम लोग यहाँ पर अपने लेक्चर्स को आगे करते भी जाएंगे और आप नोट्स भी करते जाएंगे, समझते भी जाएंगे। ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि बायोमोलिक्यूल्स के क्लास में हमने ऑलरेडी 4 लेक्चर कर चुके हैं। 4 लेक्चर में हमने वहां पर मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड्स, जो भी कार्बोहाइड्रेट क्लासिफिकेशन, मोनोसेक्राइड्स में हम लोग आगे बढ़ते हुए ग्लूकोज के स्ट्रक्चर चल रहे थे। और हमने पिछले क्लास में साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज को हमने रिप्रेजेंट किया था। फिशर प्रोजेक्शन हमने देखा था ग्लूकोज का कैसे बनाया जाता है। तो वहां पर पिछले क्लास में हमने ग्लूकोज के फिशर प्रोजेक्शन में कुछ टर्म्स हमने यहाँ पर डिस्कस किए थे। दैट मीन्स जैसे कि हमने ग्लूकोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ होते हैं उनके बारे में दिखाया था। ग्लूकोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर ड्रॉ होने में हेमी एसिटल का क्या कॉन्सेप्ट है उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। ठीक है। उसके बाद ग्लूकोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर के 2 अलग अलग फॉर्म्स भी बने थे, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज, उनके बारे में हमने बताया था। तो बेसिकली आज हम लोग बात करेंगे हावर्थ प्रोजेक्शन ऑफ ग्लूकोज की। हमने पिछले क्लास में फिशर प्रोजेक्शन को किया था। इस क्लास में हावर्थ प्रोजेक्शन ऑफ ग्लूकोज को देखेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन इससे पूछता है बोर्ड्स में आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी इससे रहेंगे। खास करके याद रखिएगा, जो ग्लूकोज के प्रिपरेशन की बात हो गई थी और साथ ही साथ साइक्लिक स्ट्रक्चर की जो ग्लूकोज के स्ट्रक्चर के एविडेंस जो हम लोगों ने देखे थे, तो उनके बारे में जो बात हो गई थी, मतलब कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसे लोग के मन में आया, कैसे ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना। तो हमने कुछ कुछ कॉन्सेप्ट सीखे थे। दैट मीन्स ग्लूकोज में 6 कार्बन का ही चेन होता है, उसके लिए भी एक अलग रिएक्शन हुआ था। ग्लूकोज में कार्बोनिल ग्रुप होता है, उसके लिए एक अलग रिएक्शन हुआ था। ग्लूकोज में एल्डिहाइड ही होता है, उसके लिए भी रिएक्शन हुआ था। ग्लूकोज में एक प्राइमरी अल्कोहल होता है OH ग्रुप, उसके लिए रिएक्शन हुआ था। ग्लूकोज में और भी सारे OH ग्रुप होते हैं, उसके लिए रिएक्शन हुआ था। तो कई सारे रिएक्शंस यहाँ पर ग्लूकोज के करवाए गए। अब सवाल ये था कि ग्लूकोज साइक्लिक स्ट्रक्चर क्यों ड्रॉ करता है, ग्लूकोज साइक्लिक स्ट्रक्चर क्यों बनाता है, ग्लूकोज अपने आप में साइक्लिक स्ट्रक्चर क्यों ड्रॉ करता है। तो बेसिकली आपने साइक्लिक स्ट्रक्चर और जो उनके ओपन चेन स्ट्रक्चर थे उनमें आपने डिफरेंस अच्छे से नहीं देखा होगा। चलिए आज हम लोग फिर से एक बार हम लोग ग्लूकोज के ओपन चेन स्ट्रक्चर, उससे साइक्लिक स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करेंगे और उससे हम उन दोनों में डिफरेंस बताते हैं, डिफरेंस क्या है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे हावर्थ रिप्रेजेंटेशन या फिर हम लोग उसको कहें हावर्थ प्रोजेक्शन ऑफ ग्लूकोज की, तो हम लोग उस पर आगे बढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, आप लोग अच्छे से इसको डिस्कस करिएगा, अच्छे से आप लोग बुक के साथ इसको मेल करके आप लोग जो है वहां पर पढ़ाई करना है आप लोगों को, और नोट्स भी अच्छे से आपको बनाते जाना है। ठीक है। तो हम लोग एक बार फिर से ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देखिएगा, अगर नहीं सीखे हैं तो फिर से सीख जाइएगा। ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में आपको यहाँ पर 6 कार्बन का एक स्ट्रेट चेन बनाना होता है। यहाँ पर 6 कार्बन का स्ट्रेट चेन बना दिए। अब फर्स्ट कार्बन में क्या है, आपको एल्डिहाइड ग्रुप डालना पड़ता है, यानी CHO डालना पड़ता है। ये हो गया हमारा कार्बन नंबर 1, फर्स्ट कार्बन हो गया। ठीक है। सेकेंड से लेकर के हमारे पास फोर्थ, यहां पर हम लोग बात करेंगे 6 कार्बन तक की बात करें तो लास्ट कार्बन ये यूं ही रहता है, CH2OH रहता है, जस का तस है, ये कायरल कार्बन नहीं है। तो यहां पर इसकी बात नहीं करनी, यहाँ CH2OH डाल देना है, यानी कि फर्स्ट कार्बन पर CHO डाल दिए और लास्ट कार्बन पर यहाँ पर CH2OH डाल देना है। ठीक है। उसके बाद जाकर के हम लोग को करना क्या है, केवल यहां पर थर्ड कार्बन जो होगा उसमें OH ग्रुप यहां पर लेफ्ट साइड में डालना है, बाद बाकी सब में जो है OH ग्रुप यहां पर राइट साइड में आपको डाल देना है। ठीक है। अब देखिए यहां पर डाल तो दिए, बाद बाकी यहां पर हाइड्रोजन सेटिस्फाइड कर दिए वैलेंसी को, ये बन गया ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। ये जो ग्लूकोज बना उसको बोलते हैं हम लोग डी ग्लूकोज। ठीक है। डी ग्लूकोज क्यों बोलते हैं, जो कैपिटल डी का जो नोमेनक्लेचर है वो लाया जाता है यहां पर। देखिए जो नीचे से सेकेंड का कार्बन होता है, यानी कि सेकेंड लास्ट कार्बन जो इस चेन का है, ये वाला कार्बन, इस कार्बन में अगर हमारे पास ये जो है, इस कार्बन में हमारे पास अगर OH ग्रुप राइट साइड में होते हैं तो यहां पर डी ग्लूकोज बोलते हैं। याद रहे यहां पर कैपिटल डी है, स्मॉल डी और स्मॉल एल का कॉन्सेप्ट अलग है। वहां पर उसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी में स्मॉल डी और स्मॉल एल का यूज होता है। अगर हमारा ग्लूकोज PPL को राइट साइड रोटेट करता है तो वहां पर डी ग्लूकोज बोलेंगे, स्मॉल डी ग्लूकोज बोलेंगे, और अगर लेफ्ट साइड तो एल ग्लूकोज बोलेंगे। लेकिन यहाँ पर कैपिटल डी और कैपिटल एल का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर इस तरह से है कि अगर सेकेंड लास्ट के कार्बन से OH ग्रुप आपका राइट साइड में जुड़ा हुआ रहे तो डी ग्लूकोज बोलेंगे, और सेकेंड लास्ट का कार्बन का OH अगर लेफ्ट साइड में जुड़ा हुआ रहे तो उसको एल ग्लूकोज बोलेंगे। बाद बाकी यहाँ पर जो है ये वाला ग्लूकोज होता है वो प्लस डी ग्लूकोज कहलाता है। मतलब यहाँ प्लस सिंबल जो है
या स्मॉल डी सिंबल ऑप्टिकल एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है। ये ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखलाता है कि ये वाला ग्लूकोज जो है वो प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर देगा। ठीक है, वही माइनस डी ग्लूकोज यहां पर रहेगा, तो वो डी ग्लूकोज तो होगा लेकिन पीपीएल को लेफ्ट में रोटेट करेगा। ठीक है, तो यहां पर डी का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। अब देखिए यहां पर हम लोग क्या किए थे, यहां पर जो है इसको साइकिल के शेप ड्रॉ करने के लिए, बनाने के लिए क्या हम किए थे, हेमी एसिटल ग्लूकोज में ही इंट्रा हेमी एसिटल जो है कंपाउंड फॉर्मेशन करवाया गया था। इसमें होता क्या है कि ये 5वें कार्बन पर जो यहां पर OH है, इसमें जो ऑक्सीजन पर जो लॉन पेयर है वो लॉन पेयर का इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है किसको, तो ये कार्बन को। अब इस कार्बन को ये डोनेट कर देगा इलेक्ट्रॉन, तो ये कार्बन बॉन्ड एक नया बनाने वाला है किसके साथ में, तो ये ऑक्सीजन के साथ में ये बॉन्ड बनाने वाला है। तो यहां पर ये कार्बन एक बॉन्ड तोड़ेगा भी, तो ये कार्बन अपना बॉन्ड दे दिया इस ऑक्सीजन को। ठीक है, अब जैसे ही इस ऑक्सीजन बॉन्ड दे दिया तो यहां पर ऑक्सीजन चलेगा निगेटिव आएगा, और ये हाइड्रोजन जो है हमारा H+ के रूप में निकलेगा, ये H+ के रूप में बाहर निकलेगा। तो यही हाइड्रोजन जो है हमारा चल जाता है किसके पास, इस ऑक्सीजन के पास। तो यहां पर जो फाइनल स्ट्रक्चर बनता है वो इस तरह से बनता है। ध्यान दीजिए, यहां पर हम लोग फिर से करते हैं क्या, यहां पर एक कार्बन ले लिए, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4, 5, 6, इस पर जस का तस यहाँ पर CH2OH है, इसमें कोई चेंजिंग आपको नहीं करनी है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहां से हमारा जो ये है हमारे पास हाइड्रोजन, देखिए इस पर भी कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, यहां पर भी राइट में OH है, लेफ्ट में H है, यहां पर लेफ्ट में OH है और राइट में H है। ठीक है, यहां पर राइट में OH है और लेफ्ट में H है। अब चेंज जो होगा वो यहां से यहां के बीच में होगा। सबसे पहली बात यहां पर ये है कि ये कार्बन और ये कार्बन आपस में आप बॉन्डेड होंगे, कैसे होंगे, तो इस कार्बन जो ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन यहां पर बॉन्डेड किससे होने जा रहा है, इस कार्बन से। तो यहां पर देखिए इस कार्बन से यहां पर ऑक्सीजन डाल दिए। अब ये ऑक्सीजन किससे बॉन्डेड होगा, ये वाला कार्बन से, तो इसको यहां पर बॉन्डिंग यहां पर करवा दी। ठीक है, बॉन्डिंग करवा दी, यहां पर क्लियर हो गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका जो हाइड्रोजन है वो कहां चला गया, तो इसका हाइड्रोजन चला गया यहां पर O के पास, तो यहां OH बन जाएगा और इस कार्बन पर एक तरफ रहेगा H, एक तरफ रहेगा OH। अब अगर यहां पर OH राइट साइड में रहे, यानी कि हमारे पास इस रिंग के अंदर OH आ जाए और यहां H जो है बाहर रहे, तो इस ग्लूकोज को सबसे पहली बात है यही हो गया हमारा साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। और साइक्लिक स्ट्रक्चर में अगर यहां पर हमने आपको बताया था कि ये जो हमारा CHO ग्रुप होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, यानी प्लेनर शेप का होता है। अब प्लेनर होता है तो यहां पर जो ये H+ है, ये जो इलेक्ट्रॉन है O पर, वो अटैक कर सकता है या तो कार्बन CHO के प्लेन के आगे से भी अटैक कर सकता है और पीछे से भी कर सकता है। अगर आगे से अटैक करेगा तो स्टीरियोकेमिस्ट्री ये कहती है कि यहाँ OH साइकिल के अंदर में राइट साइड जुड़ेगा, और अगर यहाँ पीछे से यही इलेक्ट्रॉन अगर अटैक करता है तो पॉसिबिलिटी ये भी बनती है कि ये OH किधर रहे, तो लेफ्ट साइड में आ जाएगा, H चला जाएगा अंदर में। तो जब OH लेफ्ट साइड में राइट साइड में आ जाए तो यहां पर इसको बोलते हैं अल्फा डी ग्लूकोज। क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं अल्फा डी ग्लूकोज। और यहां पर जो है जब यही अल्फा डी ग्लूकोज में क्या हो जाए, मान लीजिए यहां पर ये जो स्ट्रक्चर था वो इंटर कन्वर्टेबल होता है, ये इसमें कन्वर्ट होते रहता है। ठीक है, अब यही यहां पर क्या हो, अगर ये OH लेफ्ट में हो और H राइट में हो तो उसी को हम लोग बोलेंगे बीटा डी ग्लूकोज। डी का कॉन्सेप्ट क्या है, तो डी का कॉन्सेप्ट है ये वाला OH जो है वो राइट साइड में है, सेकंड वाला जो कार्बन पर OH है, सॉरी यहाँ पर जो है यही वाला OH अगर राइट साइड में था, अगर यहाँ पर ये रिंग हमारा राइट साइड से बना हुआ है तो ये हमारा डी ग्लूकोज कहलाएगा, और अगर इसका OH यहाँ पर लेफ्ट साइड में होता तो वो L ग्लूकोज होता। तो डी ग्लूकोज की बात हम लोग कर रहे थे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया अल्फा डी ग्लूकोज हो गया, और वही यहाँ पर OH इधर रहेगा और ये H उधर रहेगा, तो उसको बोलेंगे हम लोग बीटा डी ग्लूकोज बोलेंगे। ठीक है, अब इसकी अगर हॉवर्थ रिप्रेजेंटेशन की बात करें, सबसे पहली बात है कि साइक्लिक ग्लूकोज कैसे बना, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है ना, इसके बारे में तो पहले थ्योरेटिकली हम लोग बात किए, फिर चलिए आप लोग बात करते हैं हॉवर्थ स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो हॉवर्थ स्ट्रक्चर हम लोग का यहाँ पर जो बनने वाला है, सबसे पहले इसमें देखिए हमारे पास जो साइकिल बना हुआ उसमें कितने मेंबर हैं, तो एक, ये देखिए हमारे पास एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, ये 5 कार्बन और एक छठा हमारे पास ऑक्सीजन, 6 यहाँ पर कार्बन, 6 हमारे पास मेंबर का एक रिंग बनने वाला है। और आपको पता ही है कि 6 मेंबर रिंग जो होते हैं वो एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं। यहाँ पर 6 मेंबर का साइकिल बनेगा, 6 मेंबर यहाँ रिंग बनने वाला है, जो क्या होता है, एक्स्ट्रा स्टेबल होता है, एक्स्ट्रा स्टेबल होता है विथ लो एनर्जी।
एनर्जी लो होगी तो एक्स्ट्रा स्टेबल होगा, और 6 मेंबर के रिंग बनने के कारण से ही यहां पर जो है इस लास्ट 5वें कार्बन से हमारे पास जो है ये OH इस पर जो है इसी से हेमीसिटल बनता है। ये देखिए गौर से, हमारे पास इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में कौन सा ग्रुप आ गया है, O का ग्रुप आ गया है, ईथर का फॉर्मेशन हो गया है। तो जो हमारे पास ये ओपन चेन और साइक्लिक चेन में फर्क यहां पर क्या है आपको हम फिर से बता दें। यहां पर दोनों में जो फर्क है, यानी कि अगर हम बात करें ओपन चेन स्ट्रक्चर, ओपन चेन एंड साइक्लिक स्ट्रक्चर आर डिफर बाय CHO ग्रुप। यहां पर जो ओपन चेन और जो हमारे पास साइक्लिक चेन बना है, दोनों में मेन डिफरेंस होता है CHO का। इसमें ओपन चेन में CHO ग्रुप यानी एल्डिहाइड ग्रुप है, और क्लोज चेन की बात करें तो इसमें एल्डिहाइड ग्रुप नहीं है। यहां पर एल्डिहाइड जो हमारा था वो ईथर बन चुका है, ये O का ग्रुप आ चुका है यहां पर, ठीक है। मेंबर में यहां पर O बन चुका है। देखिए यहां पर इस 6 मेंबर को हम लोग अरेंज कर सकते हैं कैसे, तो यहां पर ये मान लीजिए ये वाला कार्बन है, ठीक है, और क्या कहते हैं ये वाला कार्बन है, ये हमारे पास इधर ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, यहां पर ये कार्बन है, ठीक है। तो मतलब समझिए यहां पर ये हमारा ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन से हम लोग पहले ये वाला फर्स्ट कार्बन लिए, यहां पर फर्स्ट कार्बन इधर रखना है आपको, फिर यहां पर सेकेंड कार्बन है, सेकेंड कार्बन ले लिए, ठीक है, ये सेकेंड कार्बन हो गया। फिर यहाँ थर्ड कार्बन यहां पर ले लिए, फिर यहाँ फोर्थ कार्बन है, यहाँ फोर्थ कार्बन ले लिए, ठीक है। अब यहाँ फिफ्थ कार्बन है, फिफ्थ कार्बन यहां पर ले लिए। आपको देखिए यहाँ पर गौर से कि कार्बन 1 और कार्बन 5 जो है यही दोनों अटैच्ड किससे है, ऑक्सीजन से है। तो कार्बन 1 और कार्बन 5 किससे अटैच कर दिए, ऑक्सीजन कर दिए हैं, और ये ऑक्सीजन यहां पर किसका ग्रुप लेके बन गया है, ये ईथर का ग्रुप यहां पर फॉर्म कर दिया है। तो इसी को हम लोग इस स्ट्रक्चर को, इस बेसिक स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम लोग पैरानोज बोलते हैं, इसको पैरानोज यहां पर बोलते हैं, ठीक है ना। इसको पैरान बोलते हैं, हालांकि इस स्ट्रक्चर को पैरान बोलते हैं, बट ये जो स्ट्रक्चर होता है जो ये ग्लूकोज में इन्वॉल्व हो जाता है, तो ग्लूकोज क्या एक शुगर है, इसलिए यहां पर इसको जब यहां ग्लूकोज का सारा चीज यहां पर रिप्रेजेंट कर दिया जाएगा तो इसी को ग्लूकोपैरानोज बोलेंगे, ग्लूकोपैरानोज बोलेंगे। नोज ओज क्यों लगा, तो शुगर होने के कारण से यहां ओज लग गया। बेसिकली ये स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, ये जो ईथर का स्ट्रक्चर है वो क्या कहलाता है, पैरान कहलाता है, ठीक है ना। तो बेसिकली यहां पर क्या है कि ग्लूकोज के ओपन चेन स्ट्रक्चर और ग्लूकोज का जो ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है उसमें जो डिफरेंस है वो किस चीज का डिफरेंस है, तो यहां पर CHO ग्रुप का डिफरेंस है। अब ये डिफरेंस कैसे पता लगाया गया, तो ग्लूकोज का रिएक्शन देखिए यहां पर करवाया गया है सिप्स बेस से। अब सिप्स बेस क्या होता है, तो सिंपल सी बात है, सिप्स बेस अगर सिप्स बेस अगर ये ग्लूकोज में अगर एल्डिहाइड ग्रुप रहता, समझिए यहां पर एल्डिहाइड के मुकाबले कैसे पढ़िएगा, सिप्स बेस बोलते हैं यहां पर किसको, तो H2NR को। ये हमारे पास जो अमाइन का ग्रुप है, ये हमारे पास अमाइन है, ये अमाइन सिप्स बेस कहलाता है। अब सिप्स बेस में क्या होता है, यहां पर अगर हमारे पास मान लीजिए एल्डिहाइड ग्रुप होता, कार्बोनिल इसमें ग्रुप होता, तो जब रिएक्शन होता तो आपने पढ़ा है कि कोई भी कार्बोनिल ग्रुप जब यहां पर रिएक्शन करता है अमोनिया डेरिवेटिव से, तो यहां पर H2O रिलीज होता है, और H2O रिलीज करके यहां पर क्या बना देगा, यहां पर C डबल बॉन्ड N, इधर R बना देगा। ये C डबल बॉन्ड N को हम लोग बोलते हैं आइमीन, इसको बोलते हैं हम लोग आइमीन बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर इस टेस्ट को सिप्स टेस्ट बोलते हैं। अब यहां जो कंपाउंड बनाएगा वो कंपाउंड जो बनेगा वो मेजेंटा कलर का बन जाता है, ठीक है। नया जो कंपाउंड बनता है जब एल्डिहाइड यहां पर अमाइन से रिएक्शन करता है, ये जो सिप्स बेस है उससे रिएक्शन करता है, तो यहां पर जो है ये अमाइन का फॉर्मेशन करता है, आइमीन का फॉर्मेशन करता है, जो कि मेजेंटा कलर का होता है। अब ग्लूकोज में सिप्स बेस दिया गया तो वो मेजेंटा कलर में कन्वर्ट नहीं हुआ। अब ग्लूकोज में तो एल्डिहाइड ग्रुप होता है, अब एल्डिहाइड ग्रुप है तो फिर भाई वो मेजेंटा कलर में कन्वर्ट क्यों नहीं हो रहा है, ये बात कुछ एक्सपेरिमेंट की बात है, इसको बस सुन लीजिए, ध्यान रखिएगा बस, ठीक है ना। तो ग्लूकोज में तो एल्डिहाइड ग्रुप होता है, लेकिन उसको जब टेस्ट में लाया गया तो उस टेस्ट में वो हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट फॉर्म नहीं किया। जब नहीं किया तो भाई यहां पर जरूर है कि ग्लूकोज का एल्डिहाइड ग्रुप तो डिस्टर्ब हो चुका है मेरे ख्याल से, तब वहां पर जो है इसीलिए यहां पर जो है कॉन्सेप्ट लाया गया है, यहां पर जो है ना ये जो हमारा ग्लूकोज में ये जो हमारा एल्डिहाइड ग्रुप है, बट एक्चुअली में साइक्लिक स्ट्रक्चर ग्लूकोज का जब बनता है तो उसमें एल्डिहाइड ग्रुप नहीं रहता है, और चूंकि एल्डिहाइड ग्रुप यहां पर नहीं है इसलिए सिप्स टेस्ट हमारा ग्लूकोज नहीं देता है, ठीक है। यही हमारा सिप्स बेस यहां पर यही है, सिप्स
बेस हमारा यही है, ठीक है। और सिप्स बेस से जब कार्बोनिल ग्रुप रिएक्शन करते हैं तो इसको सिप्स टेस्ट बोलते हैं। तो ये टेस्ट में हमारा जो ग्लूकोज है वो इन्वॉल्व नहीं होता है, ग्लूकोज हमारा टेस्ट में कोई रिजल्ट नहीं देता है, जिसके कारण से यहाँ पर ग्लूकोज में ये कंफर्म होता है कि ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में एल्डिहाइड ग्रुप नहीं है। अब नहीं है, था तो पहले लेकिन अब नहीं है। अब नहीं है तो ग्लूकोज का कौन सा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है आपको? साइक्लिक स्ट्रक्चर। साइक्लिक स्ट्रक्चर में ग्लूकोज में यहाँ पर एल्डिहाइड नहीं है, ठीक है। वो एल्डिहाइड कन्वर्ट हो गया है हेमीएसिटल में, और कन्वर्ट बाद में किसमें हो गया है? वो ईथर में कन्वर्ट हो गया। वो एल्डिहाइड कन्वर्ट किसमें हो गया है? ईथर में कन्वर्ट हो गया है। और यहीं से कॉन्सेप्ट आती है साइक्लिक स्ट्रक्चर की। और साइक्लिक स्ट्रक्चर जो है अपने आप में ही, इसमें क्या होता है स्टीरियोकेमिस्ट्री में, ये जो है ना धीरे धीरे कन्वर्ट होते होते, क्योंकि ये बॉन्ड जो हम लोग यहाँ पर रिप्रेजेंट किए हुए हैं ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होने के कारण से यहाँ पर क्या है कि इसमें जो हम लोग यहाँ स्ट्रक्चर बनाए हैं ये इसका रियल स्ट्रक्चर नहीं होता है। अब इसमें क्या है, बॉन्ड एंगल तो यहाँ चेंज होगा, हम लोग का लग रहा है यहाँ पर स्ट्रेट लग रहा होगा, लेकिन स्ट्रेट तो वास्तव में होता नहीं है। तो स्ट्रेट नहीं होता, तो इसके लिए एक एनिमेशन आपको हम दिखाए हैं, वो आपको दिख रहा होगा कैसे ये वाला स्ट्रक्चर जो है वो घूमते फिरते ये वाले स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो उसमें आपको उस जो है एनिमेशन में आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि हमारा जो ये स्ट्रक्चर है वही स्ट्रक्चर में बॉन्ड के एक्चुअली जो हम लोग बॉन्ड का वहां पर अरेंजमेंट फिक्स करते हैं एकदम स्टीरियोकेमिस्ट्री के ध्यान रखते हुए, तो वहां पर अपने आप जो है ये हमारा साइक्लो जो यहाँ पर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है उसको वो ऑक्युपाई कर लेता है, ठीक है ना। तो हमारा जो ग्लूकोज है वो वास्तव में यहाँ पर कैसा है, साइक्लिक स्ट्रक्चर का है। और साइक्लिक स्ट्रक्चर में हम लोग इस रिप्रेजेंटेशन जो हम लोग यहाँ पर पैरन के अकॉर्डिंग जो हम लोग यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं इसी को बोलते हैं हावर्थ प्रोजेक्शन ऑफ ग्लूकोज। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर क्या है कि हम लोग कैसे यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, हावर्थ यहाँ पर स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करें, इसके बारे में बात करना है। तो प्यारे बच्चों, अगर आपने यहाँ पर तक नहीं लिखा है तो इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, फिर हम लोग सीखते हैं। बहुत ही आसान है, हम लोग सीखने चलेंगे अभी ग्लूकोज के हावर्थ प्रोजेक्शन को हम लोग कैसे ड्रॉ करें। हावर्थ प्रोजेक्शन ड्रॉ करने से पहले आपको ये साइकिल के स्ट्रक्चर बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। विदाउट साइकिल के स्ट्रक्चर का आप जो है हावर्थ प्रोजेक्शन आपको लिखने में परेशानी होगी, ठीक है। तो वहां पर आप लोग तभी सीखिएगा जब इसको अच्छे से सीख लीजिएगा या याद कर लीजिएगा, तो इसको अच्छे से दिमाग में रखिएगा। तो एक बार फिर से ग्लूकोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर में हम लोग दोनों ही फॉर्म्स को हम लोग फिर से एक्सप्रेस कर लेते हैं। तो यहां पर ये जो हमारा ग्लूकोज है वो हमारा है डी ग्लूकोज, ठीक है, ये तो आपको पता है पहले से, ये हमारा डी ग्लूकोज है। अब डी ग्लूकोज से साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाए हैं तो यहाँ पर क्या है कि हम लोगों ने एक बार जो यहाँ पर OH ग्रुप जुड़ेगा, यहाँ पर जो बनेगा, ये जो हमारा O जो है वो OH बनेगा यहाँ के H को लेकर के। तो एक बार हमने OH यहाँ राइट साइड में जोड़ दिया है, ये हमारा फर्स्ट कार्बन का हम C रिप्रेजेंट किए हुए हैं, ये जो C लिखा हुआ है ये पहला कार्बन है, ठीक है। तो यहाँ पर यही कार्बन ये कन्वर्ट हुआ है, यही कार्बन यहाँ पर ऐसा यहाँ पर फॉर्म लेके आया है। तो एक बार हमने यहाँ से जो है इस C से OH राइट साइड में जोड़ा है, और एक बार हमने यहाँ पर OH को हम लोग लेफ्ट साइड में जोड़ा है। बस यहीं पर है, बाकी की सारा स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है, केवल यहाँ पर जो पहले कार्बन से है वो OH को एक बार हमने राइट साइड में यानी साइकिल के अंदर हमने रखा है, और एक बार हमने साइकिल के बाहर में यहाँ पर रखा है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर जो है क्या बात है, यहाँ पर जो अगर जो है ये इसका इलेक्ट्रॉन इसके प्लेन के सामने से अटैक करता है तो OH में जाएगा, पीछे से अटैक करता है तो ये OH राइट लेफ्ट साइड में जाएगा, वहां पर राइट में, इसमें लेफ्ट में जाएगा। और जिसमें OH ग्रुप जो है पहला कार्बन के OH ग्रुप जो है ये कार्बन नंबर 1 है। अगर कार्बन फर्स्ट के OH अगर राइट साइड में हो, ठीक है, तब इस ग्लूकोज को बोलेंगे अल्फा डी ग्लूकोज। अब डी ग्लूकोज तो पहले था ही, ये क्या कहलाया, अल्फा डी ग्लूकोज कहलाया। और वही OH यहाँ पर लेफ्ट साइड में हो, अगर कार्बन 1 का जो यहाँ पर OH है वो अगर यहाँ पर लेफ्ट साइड में जुड़ा हुआ हो तो वहां पर क्या कहलाएगा, ये बीटा डी ग्लूकोज कहलाएगा, ये कहलाएगा बीटा डी ग्लूकोज, यहाँ पर ये कहलाएगा, ठीक है। अब ये ग्लूकोज के जो फॉर्म्स होते हैं वो इंटरकन्वर्टेबल होते हैं, ये उसमें ये इसमें कन्वर्ट होते रहते हैं। अब इसके अगर हम हावर्थ रिप्रेजेंटेशन की बात करें, अगर हम इसके हावर्थ प्रोजेक्शन की बात करें तो ध्यान दीजिए आप कैसे लिखते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ पर 6 मेंबर का रिंग है, 6 मेंबर में यहाँ पर कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5 और यहाँ छठा ऑक्सीजन हमारे पास है। तो यहाँ पर करते क्या है, ये 6 मेंबर हो गया। तो यहाँ पर हम लोग ये पहला, यहाँ पर देखिए गौर से, ये हमारा ऑक्सीजन डाल दिए, ये हमारा जो कार्बन यहाँ पर होता है वो है हमारा पहला कार्बन, फिर ये हमारा दूसरा कार्बन हो गया, फिर ये हमारा तीसरा कार्बन हो गया, ठीक है, फिर ये हमारा यहाँ पर हो जाएगा चौथा कार्बन, फिर ये हमारा 5वां कार्बन हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, 5वां कार्बन यहाँ पर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर फर्स्ट कार्बन और 5th कार्बन के बीच में कौन सा यहाँ पर लगा हुआ है,
एटम ऑक्सीजन यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है। ये दोनों के लिए ऐसा हो जाएगा। तो एक और हम बना लेते हैं, ये इसके लिए सपोज बना लेते हैं और ये इसके लिए हम बना लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये O हो गया, यहाँ पर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये हमारा कार्बन 1 है और ये हमारा कार्बन 5 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये 5 है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, सभी कार्बन से यहाँ पर जो है सभी कार्बन से बॉन्ड निकले हुए हैं, तो हम लोगों को यहाँ पर जो है एक कार्बन के यहाँ 2 बॉन्ड है, तो यहाँ पर 2 बॉन्ड और एक्सप्रेस कर देना है, ठीक है। ये 2 बॉन्ड हम लोग इस तरह से कुछ एक्सप्रेस कर दिया करेंगे, ठीक है। कर देंगे हम लोग एक्सप्रेस, यहाँ पर भी कर दिए, यहाँ पर भी कर दिए, यहाँ पर भी कर दिए, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ठीक है, एक्सप्रेस कर दिए। आपको भी एक्सप्रेस कर देना है, तो यहाँ तो ठीक है, यहाँ तो समझ में आ गया है। कार्बन 1 इसको मानना है, इधर से 2 3 4 5 करना है, ठीक है। अब इसका बेसिक एक ट्रिक यही है यहाँ पर कि जो आपके रिंग के अंदर में दिखे, यानी कि रिंग के जो अंदर में दिखे, रिंग के अगर अंदर में दिखे, रिंग के अगर इनसाइड दिखे, तो हॉवर्थ रिप्रेजेंटेशन में आपको लिखना है यहाँ पर बिलो साइड में लिखना है, बिलो मैंने नीचे लिखना है। यानी कि अगर रिंग के इनसाइड या फिर बोल दो यहाँ पर राइट साइड में अगर कोई ग्रुप रहता है, कार्बन से अगर कुछ चीज राइट साइड में जुड़ा हुआ है, तो जो राइट में रहेगा वो रिंग के अंदर रहेगा, ऑब्वियसली रिंग के अंदर रहेगा, उसको आपको कहाँ लिखना है, बिलो लिखना है, नीचे लिखना है। और ठीक है, जो यहाँ पर लेफ्ट साइड में रहेगा, जो यहाँ पर लेफ्ट साइड में है, या फिर यहाँ कह दे रिंग के आउटसाइड में, यानी आउटसाइड द रिंग अगर हम लोग बात करें, आउटसाइड द रिंग की बात करें, तो उसको हम लोग को लिखना है एबव में लिखना है, ऊपर लिखना है, ठीक है ना, अप साइड में यहाँ पर लिखना है। तो ये बेसिक आपका यहाँ पर क्या हो गया, ट्रिक हो गया, यहाँ पर ये ट्रिक हो गया। इस ट्रिक से ही हम लोग यहाँ पर हॉवर्थ प्रोजेक्शन यहाँ पर ड्रॉ करने जा रहे हैं, ठीक है। तो जैसे देखिए यहाँ पर हम लोग इसकी बात करते हैं, ठीक है, हम लोग अल्फा डी ग्लूकोज की बात करते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग अल्फा डी ग्लूकोज बनाते हैं। सबसे पहले ये बात है, ये सब ग्लूकोज था, बट यहाँ ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पायरान पर हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसको बोलेंगे ग्लूकोपायरानोज, ग्लूकोपायरानोज बोलेंगे इसको, ग्लूकोपायरानोज इसको बोलेंगे। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर, ये फर्स्ट कार्बन से देखिए OH यहाँ पर राइट साइड में है, तो OH को कर देना है नीचे, ठीक है। H यहाँ पर जो है लेफ्ट साइड में, तो H को कर देना है ऊपर। सेकेंड से OH राइट साइड में है, तो OH कर देना है नीचे, ठीक है। H यहाँ पर लेफ्ट में है, तो H को कर देना है ऊपर। थर्ड से OH है नीचे लेफ्ट साइड में है, तो लेफ्ट को कर देंगे ऊपर, और H राइट में है तो इसको कर देंगे नीचे। फोर्थ से OH है राइट साइड में, तो राइट है तो क्या करेंगे, नीचे कर देंगे यहाँ पर, और H लेफ्ट में है तो H ऊपर कर देंगे। और फिफ्थ में जनरली हमारे पास एक हाइड्रोजन है, एक CH2OH जुड़ा हुआ है फिफ्थ से। तो यहाँ पर करना क्या, जो भारी ग्रुप होता है, जो भारी ग्रुप होता है, इसको हमेशा लिखना है तुमको ऊपर की ओर लिखना है, इसको हमेशा ऊपर की ओर लिखना है। जो भारी होता है उसको ऊपर को लिख देंगे, यहाँ पर CH2OH यहाँ ऊपर की ओर दे देंगे, बाद में इससे जो हाइड्रोजन है उसको कहाँ डाल देंगे, नीचे में डाल देंगे। ये सब में करना, उसमें वही करना है, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। जो भारी है उसको कहाँ रखना है, ऊपर में लिखना है, आउटसाइड द रिंग यहाँ पर लिखना है, ठीक है ना। अब इसकी बात करें यहाँ पर देखिए अच्छे से, फर्स्ट कार्बन से ये हमारा फर्स्ट कार्बन है, सेकेंड है, थर्ड है, फोर्थ है, ये फिफ्थ है। फर्स्ट से H राइट साइड में है, H राइट में है तो H को लिखेंगे नीचे, OH लेफ्ट में है तो उसको ऊपर। यहाँ OH राइट साइड में है तो यहाँ नीचे कर दिए। यहाँ पर H राइट साइड में है तो H नीचे, OH ऊपर चला गया। यहाँ पर जो है OH राइट साइड में है तो OH नीचे, H ऊपर चला गया। और जो फाइनली हमारे पास जो है CH2OH ऊपर लिख देंगे, भारी को ऊपर लिख देंगे, और H कहाँ डाल देंगे, नीचे डाल देंगे। ये हमारा हो जाएगा अल्फा डी ग्लूकोपैरानोज हो जाएगा। ये कहलाएगा बीटा डी ग्लूकोपैरानोज, ग्लूकोपैरानोज कहलाएगा, ग्लूकोपैरानोज, ठीक है। तो ये अल्फा डी ग्लूकोज से बन के आया ये स्ट्रक्चर हॉवर्थ प्रोजेक्शन, और ये हमारा बीटा डी ग्लूकोज से बन के आया हॉवर्थ प्रोजेक्शन। कैसे बनाया उसको फिर से एक बार समझ लीजिए। यहाँ पर सबसे पहले हमने 6 मेंबर का एक जो है ना हेक्सागोनल स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, जिसमें एक ऑक्सीजन डाल दिया। ऑक्सीजन यहाँ पर डाले हम लोग, उसके बाद यहाँ पर फर्स्ट कार्बन इसको माने हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ इस तरह माने हैं। यहाँ पर हमारे पास रिप्रेजेंट किया हुआ है, ये हमारा ऑक्सीजन है, इधर से इसमें चले हैं एंटी क्लॉकवाइज और इधर से चले हैं क्लॉकवाइज, यानी कि साइक्लिक में गिनती करेंगे एंटी क्लॉकवाइज, और इसमें जो हमारे पास हॉवर्थ प्रोजेक्शन है उसमें क्लॉकवाइज हम लोग चलेंगे। तो हम लोग चले तो यहाँ पर फर्स्ट इधर से काउंटिंग किया हम लोग, इधर से फर्स्ट, इधर से काउंटिंग करेंगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कर दिए। और बेसिकली ट्रिक क्या है यहाँ पर, तो आपके साइक्लिक स्ट्रक्चर में जो कार्बन से जो ग्रुप राइट साइड में जुड़े हुए हो उसको आपको नीचे करना है, जो लेफ्ट में जुड़े हुए हो उसको ऊपर करना है, और जो भारी अंतिम में CH2 है उसको हमेशा ऊपर ही रखना है। कोई दिक्कत इसमें नहीं है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर सिंपल सी बात है यहाँ पर कि इसमें अगर पूछेगा, ये हो गया आपका अल्फा डी ग्लूकोपैरानोज हो गया,
या अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हो गया, ये हो गया बीटा डी ग्लूकोपैरानोज या बीटा डी ग्लूकोज का ये स्ट्रक्चर हो गया, हावर्थ प्रोजेक्शन हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि स्टेबिलिटी, कौन ज्यादा स्टेबल है, कौन अधिक स्टेबल भाई। यहाँ सबसे बड़ी बात यहाँ पर यही होती है, सबसे बहुत बार पूछा गया है ये कि अल्फा डी ग्लूकोपैरानोज और बीटा डी ग्लूकोपैरानोज में कौन अधिक स्टेबल है और क्यों। तो बात यहाँ पर ये है कि ऑब्वियसली है कि यहाँ पर बीटा डी ग्लूकोपैरानोज ज्यादा स्टेबल होगा। कारण क्या, देखिए यहाँ पर अल्फा में क्या है कि OH यहाँ पर नीचे है और इसका भी OH नीचे में है। अब दोनों ही OH नीचे में है, पास पास यहाँ पर है, दोनों ही भारी भरकम एटम्स पास पास में है, दोनों ही OH पास पास में है, जिसके कारण से क्या होगा, यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ जाएगा, स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगा, रिपल्सन बढ़ेगा, जिसके कारण से यहाँ पर इसमें एनर्जी बढ़ जाएगी और स्टेबिलिटी इसकी घट जाएगी, तो ये कम स्टेबल होगा। लेकिन यहाँ पर देखो, ये यहाँ पर OH ऊपर है, यहाँ नीचे है, फिर ऊपर है, फिर नीचे है, फिर भारी ग्रुप ऊपर है, तो ऊपर नीचे यहाँ पर जा रहा है, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये हमारा कुछ ज्यादा ही स्टेबल होगा, क्योंकि यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा, रिपल्सन कम होगा, सभी ग्रुप सेम साइड में यहाँ पर नहीं है। वैसे आप लोग तो स्टेरियोमेडिज में आप लोग पढ़ते हुए ही आ रहे हैं कि अगर हमारे पास सेम ग्रुप अगर अपोजिट साइड में होते हैं ज्यादा स्टेबल होता है, सेम ग्रुप अगर सेम साइड में होते हैं तो वो कम स्टेबल होता है। स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण से वहां पर स्टेबिलिटी क्या होती है, बदल जाती है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या हो गया कि अल्फा डी ग्लूकोज हमारा क्या हो गया, अल्फा डी ग्लूकोपैरानोज हमारा ये लेस स्टेबल है, ये हमारा लेस स्टेबल होगा, और ये हमारा जो है बीटा डी ग्लूकोपैरानोज क्या होगा, ये हमारा, तो ये हमारा मोर स्टेबल होगा। तो यहाँ पर आप लोग पॉइंट आउट भी लिख सकते हैं यहाँ इस तरह से कि बीटा डी ग्लूकोपैरानोज इज मोर स्टेबल देन अल्फा डी ग्लूकोपैरानोज ड्यू टू द स्टेरिक हिंड्रेंस बिटवीन टू OH ग्रुप। दो OH ग्रुप के बीच में स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण से यहाँ पर जो है ना, जो हमारे पास अल्फा डी ग्लूकोपैरानोज है वो हमारा कम स्टेबल होता है, किसके तुलना में, बीटा डी ग्लूकोपैरानोज के। तो प्यारे बच्चों, हमने यहाँ पर ग्लूकोज के हावर्थ प्रोजेक्शन को भी ड्रॉ करना सीख लिया है। आई होप आप भी अच्छे से सीख लिए होंगे। अगर कुछ इसमें प्रॉब्लम है तो आप चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा यहाँ पर, फिर हम लोग अगले वीडियो में उसको क्लियर करते जाएंगे। ठीक है, और भी कोई अगर क्वेरीज करना हो तो आप लोग उसके बारे में भी हमें ईमेल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाद बाकी यहाँ पर बायोमोलिक्यूल्स की क्लास में हमने यहाँ पर ग्लूकोज का स्ट्रक्चर का एविडेंस क्या था उसके बारे में हमने सीखा, स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ किया गया उसके बारे में सीखा हमने, ये स्ट्रक्चर ही कैसे बेसिकली ड्रॉ किया गया, इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या कहती थी, पहले हमने फिशर प्रोजेक्शन में पढ़ा, ये था फिशर प्रोजेक्शन, ये था साइक्लिक स्ट्रक्चर, और ये था हावर्थ रिप्रेजेंटेशन या हावर्थ प्रोजेक्शन ऑफ ग्लूकोज था। तो ग्लूकोज के हावर्थ प्रोजेक्शन में यहाँ पर हमने सीखा। ठीक है, अब अगले टॉपिक में हम लोग जो है बात करेंगे, अगले टॉपिक की बात करेंगे, डाइसैकराइड्स वगैरह की बात करेंगे। फिलहाल यहाँ तक आप लोग सीख लिए हैं तो अच्छा लगा वीडियो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें, चैनल पर अगर नए हैं सब्सक्राइब कर दे जरूर, और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप इस चैनल को दोस्तों से जरूर शेयर करें, अपने फ्रेंड्स से जरूर शेयर करें। पी ब्लॉक की भी क्लास चल रही है, एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स भी आ रहे हैं, तो कहां हो आप लोग, सब लोग आओ यहाँ पर, तैयार करो, एकदम तैयारी करो, और एनसीईआरटी एक भी पॉइंट नहीं छूटना चाहिए, यही आप लोग कसम खा लो आज के आज ही, क्योंकि एनसीईआरटी है तो दुनिया है। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी है तो ही आज इतने रेफरेंस बुक्स हैं, एनसीईआरटी है तो ही आज इतने टीचर्स हैं, एनसीईआरटी है तो ही आज इतने एक्सप्लेनेशन है, एनसीईआरटी सब कुछ है। तो एनसीईआरटी से आप लोग जरूर अच्छे से पढ़ो। हालांकि हमने यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो होता है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, रिएक्शन मैकेनिज्म वगैरह जो होता है, वो थोड़ा सा एनसीईआरटी से बाहर पूछने लगा है, तो एनसीईआरटी से बाहर पढ़ने की जरूरत पड़ती है और बार बार हम लोग को रिवीजन करने की जरूरत पड़ती है। लेकिन इनऑर्गेनिक और कुछ बायोलॉजिकल, जैसे कि ये बायोमोलिक्यूल्स हैं, इनके टॉपिक बाय टॉपिक एनसीईआरटी पढ़ लो, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आ जाएगा, याद रखिएगा इस पॉइंट को। तो अच्छे से तैयारी करें, मेहनत करें, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तो बेस्ट ऑफ लक एंड टेक केयर।